नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। और अब खबरें विस्तार से। जीवन और मौत के बीच जंग जीतकर दामोदरपुर निवासी विकास सर्राफ घर वापस पहुंचे। निजी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर बी मोहन कुमार और डॉक्टर गौरव कुमार वर्मा ने विकास सर्राफ के स्वस्थ होने पर बधाई दी। विकास ने बताया कि धरती के भगवान और उनके इलाज पर उन्हें भरोसा था कि वह ठीक होकर घर वापस जरूर जाएंगे। वहीं विकास का इलाज करने वाले डॉक्टर बी मोहन ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज मरीज और परिवारजनों के धैर्य के बदौलत विकास को दूसरा जीवन मिला है। अब उनको कुछ दिन घर में आराम करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि विकास 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद कोरोना से जंग जीतकर सफल हो गए हैं। जब आए थे तो वो वेंटिलेटर पर थे। यहाँ के डॉक्टरों ने, खासकर बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव ने बहुत हिम्मत और ये दिखाया, ताकत दिखाया हमारे भाई साहब को स्वस्थ करने में। दूसरा, यहाँ सोचे थे कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना कम पैसे में बेहतरीन इलाज होता है, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन इलाज कहीं हो सकता है। दिनों से यहाँ भर्ती थे? 25 तारीख को मैं आया था, यहाँ शाम में आया था मैं यहाँ, और स्थिति बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था, लेकिन बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव वर्मा ने दोनों के अथक प्रयास के बाद, रात दिन के मेहनत के बाद, और ऐसे भी ऐसा नहीं है कि हमारा ही पेशेंट पे लोग मेहनत की है, सारे पेशेंट को लोग जी जान से चाहते करना, पैसा हो ना हो। और आज तक मैं ये नहीं देखा कि किसी पेशेंट को काउंटर पर पहले किसी ने जमा करवाया हो पैसा। आज तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया का जो डाटा है वो ये है कि 100 मरीज जो वेंटिलेटर पर जाते हैं उसमें से 90 मरीज नहीं बचते हैं। तो मुजफ्फरपुर जैसे शहर में हम लोगों ने 2 ऐसे पेशेंट्स को अभी तक घर भेजा है जो वेंटिलेटर से निकले हैं और घर गए हैं। तो एक पेशेंट तुर्की का था और आज एक भाई साहब गए हैं जो दामोदरपुर के हैं, तो घर गए। बहुत खुशी है हमारे पास, इतने सारे मेहनत के बाद बहुत सारा दुख भी झेला है, बहुत सारे मरीजों के निधन पर हम दोनों ने आंसू बहाए हैं, लेकिन जब ऐसी खुशी मिलती है तो ये तो मौका है जो खुशी के 2-4 आंसू में बहा सकते हैं। सर, एक चीज़ और बताइएगा, एक कुछ है डॉक्टर लोग मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, निजी जिंदगी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है आप लोगों के, क्योंकि जिस समय से इलाज कर रहे हैं घर नहीं जाएंगे, कैसा वो जिंदगी कैसा चलेगा? सबसे पहले तो उसके लिए मैं अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और गौरव के माता पिताजी को और इसकी पत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें पूरी तरह से आज़ाद कर रखा है। वो घर के मोर्चे पर लड़ रही है ताकि हम हॉस्पिटल के मोर्चे पर मरीजों की सेवा कर सकें। तो वो सारा क्रेडिट माँ का और पत्नी का है। क्या लगता है सर, आखिर आपके भी परिवार हैं, याद तो आती होगी क्योंकि जा नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं? तकलीफ तो होती है, लेकिन व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर बच्चों से बात कर लेता हूँ। मैं जब काम शुरू किया 10 दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे 2 बेटे पॉजिटिव हो गए हैं। तो मेरे दोनों बेटे आइसोलेशन में हैं अभी। मेरी पत्नी उनका देखभाल कर रही है, घर में माँ है, इसलिए हम थोड़ा डरे भी हुए हैं कि माँ को इन्फेक्शन ना हो जाए, लेकिन सबको मिलाकर चलना है। देश भी तो एक परिवार ही है। सर, क्या स्थिति थी जिस वक्त ये हॉस्पिटल शुरू किया गया था? उस वक्त क्या? इस वक्त हमने ये डॉक्टर दुर्गा शंकर जी ने एहसान किया हम लोगों पर और अपना सेटअप हमें दे दिया चलाने के लिए। तो हम लोगों ने 12 घंटा के अंदर ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया। रात के 3 बजे मैंने और गौरव ने डिसाइड किया था कि हम आईसीयू खोल रहे हैं। 10-11 बजे तक हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 4-5 बजे तक आईसीयू कंप्लीट कर लिया। 6 बजे से पेशेंट आने लगे और 6 से 8 घंटे में सारा का सारा बेड भर गया। फिर हम पर लोड पड़ा कि हमें और स्टाफ चाहिए, फिर साफ सफाई वाले कर्मचारी चाहिए थे, मैनेजर चाहिए था, फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन ये सारा बहादुरी गौरव का है, डॉक्टर गौरव की मेहनत की वजह से ये सब हो पाया। मैं तो पेशेंट में लगा हुआ था, गौरव ने बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया। बेचारा अभी तक 2 महीना में, मुझे नहीं याद है कि 1 महीना में गौरव एक दिन भी ऐसा हुआ होगा कि इसने 4 घंटे की नींद ली है। पेशेंट हमारे यहाँ, ये दूसरा पेशेंट है जो हमारे यहाँ से वेंटिलेटर पर डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, कि जो वेंटिलेटेड पेशेंट है हमारे, ये काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर पर रहे, फिर उसका फाइट किया इन्होंने, फिर बाईपास पे आया, फिर हाई फ्लो पे, फिर नेजल पे ऑफ ऑक्सीजन डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जब हमने रिसीव किया था इस पेशेंट को, ऑलमोस्ट गैस्पिंग कंडीशन में आए थे हमारे पास, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा और धीरे पेशेंट सेटल हो गया। काफ़ी लंबी लड़ाई इन्होंने करी। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर पर आने के बाद काफ़ी परेशानी होती है मरीज को क्योर होने में? वेंटिलेटर पर जब एक बार पेशेंट जाता है उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की फाइटिंग कैपेसिटी अच्छा और ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में हो और अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाए
फिर ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवर करता है। एक डॉक्टर होने के नाते आपको कितनी खुशी हो रही है आपका मरीज ठीक हुआ? ऑफकोर्स हमारा परम कर्तव्य और यही है कि एक पेशेंट को ठीक करके भेजा, उसमें खासकर जब वेंटिलेटेड पेशेंट अगर छुट्टी होकर घर जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ने लगा है, जिसके बाद पीएचसी स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले के 12 सीएचसी और पीएचसी में कोरोना मरीजों के लिए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सीएचसी और पीएचसी से संपर्क कर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। यही नहीं, अगर उनकी हालत गंभीर होती है तो सीएचसी और पीएचसी प्रभारी उन्हें एम्बुलेंस से सरदारपुर स्थित कोविड केयर अस्पताल या सदर अस्पताल के एमसीएच बिल्डिंग में इलाज के लिए भेजेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई हैं। प्रचार प्रसार का भी व्यापक कार्य किया जा रहा है और आगे तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश के आलोक में सभी बीडीओ और सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रखंड स्तर पर प्रत्येक पीएचसी में जो उपलब्ध संसाधन है उसके अतिरिक्त भविष्य के लिए न्यूनतम बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन वो भेजे, ताकि 15वीं वित्त आयोग की राशि से संबंधित उपकरणों का क्रय करके संसाधन की उपलब्धता को और प्रभावी बनाने की दिशा में यह निर्देश दिया गया है। इस क्रम में प्रत्येक पीएचसी में ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता, बेडों की संख्या, दवाइयों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए बीडीओ तथा जनप्रतिनिधिगण और संबंधित प्रखंड के मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देशित किया गया। जिले में तेज रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कभी अनियंत्रित होकर टक्कर तो कभी तेज रफ्तार का कहर बरसता ही जा रहा है। वही ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के दिघरा नहर पुल के समीप 2 वाहन की आमने सामने टक्कर में तकरीबन 4 से 5 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार कई लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं खबर दिखाए जाने तक एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत की बात सामने आ रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर आसपास के लोग पहुंचने लगे। घटना 2 गाड़ी में आपस में टक्कर हुई है। एक सामने से आ रही है और एक कच्ची पक्की के तरफ से, दोनों में टक्कर हुई है और उसमें घायल लोग हैं जिनको इंजर्ड हैं, जिनको हम लोगों ने मां जानकी अस्पताल में भेजा है, कुछ को सदर में गया है। किसी की मौत की भी सूचना है क्या? जी, अभी एक उनके परिजन आए हैं, बता रहे हैं कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है जी। हाँ, कहाँ के बताया जा रहा है? ये मझौली धर्मदास के बताए जा रहे हैं। अच्छा, स्थानीय लोग के द्वारा खबर मिला था कि 2 गाड़ी दिघरा पुल के पास आपस टक्कर हो गई है, तो उसी सूचना पर हम आए थे। देखे तो आदमी 3-4 आदमी इंजर्ड है, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है और जिसको तत्काल एसकेएमसीएच और मां जानकी अस्पताल भेजा गया है। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है और देखिए उसके परिजन को हम लोग खबर किए थे। एक मझौली धर्मदास का है, वो परिजन उसके साथ गए हैं और एक समस्तीपुर के हैं, उससे संपर्क किया जा रहा है। 2 की मौत की बात सामने आ रही है। अभी तक तो एक का सूचना मिला है कि और एक 3 आदमी घायल है जो कि अभी इलाजरत है। अभी खबर नहीं मिला है। कितने मौत की सूचना है आपके पास? अभी एक का खबर मिला है। एक आदमी जो ज़्यादा इंजर्ड था वो उसका सुना है कि ये हो गई है मृत्यु और 3 आदमी इंजर्ड है। लॉकडाउन में भी रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र का है, जहां इलाके के किनारू फुलवड़िया के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं युवकों को भी गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वही घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। खाने के लिए तोड़े थे। अच्छा, और उधर से आ रहे थे, उसके बाद हम ट्रैक्टर वाले को आवाज भी दे रहे हैं। जब तक हम ब्रेक मारे जब तक वो पूरा रोड पे आ गया और मार दिया टक्कर आपको? मार दिया टक्कर एकदम। कई आदमी थे आप? 3 हम से थे। मालूम हुआ कि फुलवरिया में
एक्सीडेंट हुई है जिसमें 3 आदमी स्पॉट डेड। हमने वहाँ से भागे हुए घर से यहाँ पर आए। वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं थी। हम परिजन के दरवाजे पर आए तो देखे कि भयंकर रूप से घायल अवस्था में 3 लोग थे, जो जिसमें साबित हो रहा है कि एक लालू मोहम्मद लालू का बच्चा है और एक मोहम्मद जवार का बच्चा है, लेकिन एक बच्चा के बड़े गार्जियन के नाम हमें पता नहीं है। वो तीनों फुलबड़िया ग्राम के हैं। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर का ड्राइवर पकड़ा गया है या भाग चुका है? ट्रैक्टर के ड्राइवर उस जगह नहीं पकड़ा गया है, ट्रैक्टर के ड्राइवर भागे हुए हैं। ऐसी सूचना मिली कि फुलबड़िया बाजार में 3 आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। सूचना के सत्यापन है तो हम लोग थाना से निकल के देखे कि 3 आदमी गंभीर अवस्था में घायल था। तत्काल उसको इलाज के लिए भेजा गया है। ट्रैक्टर को हम लोग जब्त करेंगे। जिस ट्रैक्टर से धक्का लगा है उस ट्रैक्टर को जब्त करेंगे। ड्राइवर पकड़ा गया है या भाग चला? अभी तो ड्राइवर भाग चला है। पूरे देश में ईद के त्योहार की धूम है। महीने भर भूखे प्यासे रहकर रोजे के अंत में ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद का त्योहार आखिरी रोजे के बाद मनाया जाता है। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फित्र की नमाज को सलत्तल ईद भी कहा जाता है। ये नमाज ईद के मौके पर पढ़ी जाती है। शिया और सुन्नी मुसलमान ये नमाज अपने अपने तरीके से अदा करते हैं। ईद के दिन बड़ी संख्या में मुसलमान एक दूसरे को ईद मुबारक की बधाई देने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना महामारी की वजह से मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों को अपने घरों में ही ईद मनाने की सलाह दी थी। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह मुसलमान भाइयों ने नए पोशाक में अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगाकर ईद की नमाज की अदा की। इसके साथ ही जो बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ वह देर शाम तक चलता रहा। इस बार खासकर लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। साथ ही मीठी ईद के दिन सेवैयां बनाई जाती है, जिसे लोग चाव से खाना पसंद करते हैं। ईद के दिन बनने वाली सेवई में काफी मेहनत लगती है। बता दें कि सेवई का ईद पर अलग ही महत्व होता है। हम लोग 30 रोजे के बाद ईद की नमाज सरकार का जो आदेश है सोशल डिस्टेंस और घर में ईद का नमाज पढ़ने का, तो उसी के मुताबिक हम लोगों ने आज घर में ईद की नमाज अदा की है। एक ईद की खुशी भी है और एक दुख भी है कि 30 दिन के रोज़ा के बाद हम लोग को अल्लाह ताला 2 रकात नमाज ईद का पढ़ने के लिए देते हैं। और हम लोग ईद के नमाज पढ़ने के बाद सब गिला शिकवा भुलाकर एक भाई से गले मिलकर हम लोग अपना खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण ये दूसरा ईद है कि जिसमें हम लोगों न ईदगाह में नमाज़ पढ़ सके, न मस्जिद में नमाज़ पढ़ सके और न अपने भाइयों से गले मिल सके। खुदा से ये दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द पूरे दुनिया से, हिंदुस्तान से, अपने बिहार से, अपने मुजफ्फरपुर से ये बीमारी को ख़त्म करे। और जिस तरह हम लोग ईद, बकरीद, होली, दिवाली में खुल के पर्व मनाते थे, उसी तरह हम लोग पर्व मनावे। आज इस ईद के दिन खुदा से ये दुआ है अल्लाह हम लोगों को दुआ को कबूल करे और सभी भाइयों को ईद की दिल से मुबारकबाद। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का एतबार करते हुए ईद उल फित्र की नमाज हम लोगों ने अदा किया है। क्या उद्देश्य इस नमाज का? ईद के दिन का क्या महत्व होता है? ये खुशी का दिन है और ये अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को रोज़े के बदले में ये खुशी का दिन अता फरमाया। उसी की खुशी में शुक्राने के तौर पर 2 रकात हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। कोरोना महामारी चल रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोगों ने घर ही में नमाज़ पढ़ी है। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का एतबार करते हुए हम लोगों ने घर में ही नमाज अदा किया है। जल्दी महामारी ख़त्म हो उसके लिए दुआ जी है, उसके लिए दुआ हमने किया अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को इस बीमारी से पूरी तरह से हिफाजत फरमाए। ईद की आज हम लोग घर पर ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमाज अदा किया है। थोड़ी तकलीफ़ तो है इस बात को लेके कि पिछली बार या उससे पहली बार हम लोग बहुत सारे दोस्तों के साथ नमाज़ पढ़ते थे, गले मिलते थे, जो इस वक्त नहीं हो पा रहा है। देश हित में ज़रूरी भी था और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको अवॉइड किया है और घर पे नमाज का अहतमाम किया है और दुआ भी किए हैं कि पूरे मखलूक को, आलम इंसान को इस बीमारी से, इस वबा से महफूज करे
और बहुत जल्द ये बीमारी ख़त्म हो जाए ताकि सब लोग अमन चैन के साथ ज़िंदगी बसर करें। पाक माह रमजान की 30 रोजे के बाद शुक्रवार को ईद उल फित्र मनाई गई। एक साल तक इंतजार करने के बाद ईद की खुशियां इस बार कोरोना संक्रमण ने कम कर दी। महामारी के कारण मस्जिद में सिर्फ 5 लोगों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। बाकी लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। इस बार नमाज में कोरोना के खात्मे की दुआ भी की गई। संभ्रांत लोगों ने खास तौर पर अपील की है कि ईद की खुशियां सादगी से मनाएं। ईद की बधाई दूर से दे, ना कि गले और हाथ मिलाकर। हर हाल में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। 30 रोजे के बाद ईद आती है। इस बार खुशियां काफी कम हैं। कोरोना महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। बहुत से लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चली गई है। उनके बच्चों को नए कपड़े भी नसीब नहीं हैं। इस माहौल में इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लोग गले मिलकर ईद की बधाई देने से बचे, कोविड गाइडलाइन का पालन करते दिखे। इस बार की ईद तो कोविड-19 के साए में हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने घर में ही ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी की है और सारे लोगों से ये अपील करते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर में ही रहें और ईद मनाएं और गले ना मिलें। दूर से ही लोगों से जो है सो ईद का अभिवादन दें और करें। इसके साथ सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अभी सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार और सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार की तलाशी जारी है। सकरा थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी सतीश सुमन ने बताया कि एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। इसमें 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अभी 2 आरोपित फरार हैं। लैब टेक्नीशियन गिरोह के संरक्षण देने वाले लोगों से पूछताछ जारी है। शीघ्र सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर ने बताया कि सिविल सर्जन के मौखिक आदेश पर मरवन के स्वास्थ्य प्रबंधक का सदर अस्पताल में योगदान कराया गया था। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने और मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार होने की जानकारी सीएस को दी गई है। उनके आदेश के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। जेल भेजे गए लैब टेक्नीशियन गिरोह के सदस्यों से जो जानकारी पुलिस को मिली है उसके मुताबिक 1000 रुपए में सरकारी एंटीजन किट बाजार में उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर उमड़ रही भीड़ से अधिकतर लोग अपने घर पर ही जांच करना बेहतर समझते हैं। उसके लिए लैब टेक्नीशियन से संपर्क में रहते हैं। इसका लाभ उठाकर 1000 रुपए में किट बेची जा रही है। अगर 4000 कीटें बाजार में बिक जाती है तो 40 लाख की अवैध कमाई होती है। अब पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि एंटीजन किट की कालाबाजारी से अब तक कितनी कमाई की जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने कहा कि सरकारी एंटीजन किट को बाजार में बेचना गंभीर मामला है। 2 दिनों में सदर अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला हो जाएगा। यहाँ का काम प्रभावित न हो इसके लिए मरवन के प्रबंधक का योगदान कराया गया है। पुलिस को जांच में सहयोग किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि अभी अभियुक्त पर उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई होगी। देखिए, जिले में एंटीजन किट के कालाबाजारी का जो मामला सामने आया था उसे जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई भी की है जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है और सख्त कदम उठाने के लिए। और मैं समझता हूं कि किसी भी तरह की आवश्यक दवाइयों या जांच किटों या ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जिनकी भी संलिप्तता होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसे 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों के परिजनों के साथ ही गरीबों और निर्धन लोगों के लिए सरकार की ओर से 7 जगहों पर सामुदायिक किचन चालू कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। शुक्रवार को LNT कॉलेज और जूरन छपरा स्थित जिला परिषद मार्केट के सामुदायिक किचन में 500 लोगों को भोजन खिलाया गया। यह जानकारी देते हुए राजस्व अधिकारी ज्योति राज ने बताया कि बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो खाने की गुणवत्ता पर भी निगाह रख रही है। और एक जगह LNT कॉलेज है, अब कल से शुरू हो जाएगा। आज से पंडाल का काम हो गया है, आज और कल से हो जाएगा। तो जो भी असहाय हैं, निर्धन हैं, जो मतलब लॉकडाउन की वजह से जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए जिला प्रशासन ने ये सुविधा मुहैया करवाई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कम्युनिटी किचन? कम्युनिटी किचन में दिन का खाना है और रात का खाना है, जो निःशुल्क दी जाती है, जिसमें जो बेसिक है आपका चावल, दाल, सब्जी और पापड़ वगैरह वो दिया जाता है और लोग यहाँ पे आके खाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पूरी जो हम देख रहे हैं जिला जो जिला देश जो कोविड के वैश्विक महामारी के चपेटे में आ गया है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सब चीज़ का पालन करवाएं। और इसको देखने के लिए हम लोगों की तरफ से जिला प्रशासन की ओर से सारे कर्मी हैं लगे हुए हैं, तो बराबर इस चीज़ का ध्यान देते हैं और हम लोग इसी को आगे लॉकडाउन करवाते रहेंगे। आगे भी और कम्युनिटी किचन बढ़ाने की आवश्यकता है, होगी तो क्या किया जाएगा? जैसे डिमांड आएगी वैसे बढ़ाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के 87वें बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा के द्वारा बैरिया स्थित शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। साथ ही गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच मास्क और हाथ धोने का साबुन वितरण किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिंह, जयमंगल राम सहित कई लोग मौजूद रहे। महान देशभक्त अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की आज 87वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को गया के केंद्रीय कारा में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। नागरिक मोर्चा के मांग पर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्रीमती राजबाला वर्मा ने नागरिक मोर्चा के सत्याग्रह, अनशन एवं मांगों पर ध्यान देते हुए शहीद खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा का नाम किया गया था। उसी प्रकार आज नागरिक मोर्चा बिहार सरकार एवं गया के जिलाधिकारी से यह मांग करती है कि गया जेल का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए। हाजीपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा स्थापित की जाए। पटना में बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा स्थापित किया जाए। बिहार के प्रथम क्रांतिकारी हैं जिन्होंने फांसी के तख्ते पर फिरंगी सरकार ने चढ़ा दिया था। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।